हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आगे। हम इस वीडियो में करने वाले हैं इकाई 4 का सेकंड पार्ट। तो आइए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। जानेंगे चरित्र साहित्य के बारे में। इस वीडियो से पहले हम काव्य साहित्य के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं चरित्र साहित्य की। चरित्र साहित्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चरित्र साहित्य में हमें किसी की या तो आत्मकथा मिलेगी या फिर किसी की जीवनी मिलेगी, जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती है। तो इसी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि इतिहास में कितने चरित्र साहित्य हमें मौजूद मिलते हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। इसी तरह की हम कहानी और कथाओं जो बनाई गई हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है इनमें बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र, जो कि राजा हर्ष के सिंहासन पर बैठने का वर्णन करता है, जिसका कारण सिंहासन हड़पने और ज्येष्ठ अधिकार की पवित्रता को चुनौती दी थी। तो हर्ष उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। तो हर्ष राजा की कहानी का वर्णन करते हैं बाणभट्ट, जो कि एक दरबारी कवि थे हर्ष के समय में। इसके अलावा विक्रमम के कदे वचरित्र, इसमें हमें विक्रमादेव चरित्र में कल्याण के चालुक्य शासक विक्रमादित्य फोर्थ की जानकारी मिलती है, विक्रमादित्य चतुर्थ की जानकारी मिलती है, उनके जीवनी मिलती है एक तरीके से। बिलहण द्वारा लिखी गई है ये, जिसमें एक स्पष्ट सम्राट को स्वयं भगवान शिव ने अपने बड़े भाई से उसकी राजगद्दी छीनने और उसकी जगह लेने का निर्देश और मार्गदर्शन क्यों दिया था, इनकी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है, इस ग्रंथ से मिलती है, जिसमें विक्रमादेव चरित्र नाम से बिलहण ने लिखा था। आगे जान लेते हैं सिंध्याकर नंदिनी द्वारा रचित रामचरित्र। पाल राजा रामपाल के व्रतों के विरोध को कुचलने और अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक स्थापित करने का वर्णन मिल जाता है हमें इसमें। कुछ चरित्र और अभिलेख में राजा और विष्णु या फिर शिव के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या स्वयं भगवान द्वारा निर्देशित किया जाने का उल्लेख हमें मिल जाता है। इसे सही मान्य में राजशाही को वैध बनाने का एक और तरीका माना जा सकता है। हम इस तरह की इतिवृत्तियों में शिलालेखों के प्रशस्त प्रारूप के विस्तृत संस्करण देखते हैं, लेकिन वे शासकों के अधिक विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करते हैं और राजा राजवंशों और क्षेत्रों के अभिगम्य तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अतः उन्हें वंशावलियों के नाम से जाना जाने वाले ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी से संबंधित कहा जा सकता है, क्योंकि उनका ध्यान किसी राजा राजवंश क्षेत्र का इतिहास या फिर ऐतिहासिक विवरण पर ही केंद्रित था। कैलहण द्वारा रचित कश्मीर का इतिहास राजतंत्रण गिणे इस संबंध में असाधारण और अद्वितीय, क्योंकि उन्होंने विभिन्न स्रोतों के ऐतिहासिक घटनाओं को विश्वसनीय साक्ष्यों के रूप में देखा है। इस प्रकार हम इन बातों से इनकार नहीं कर सकते कि उनका इतिहास साहित्य लेखन का एक असाधारण दृष्टिकोण रहा होगा। उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है इसे, उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है ऐतिहासिक लेखन का। इसमें वास्तविक ऐतिहासिक घटना और उनके विवरणों के संदर्भ शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप में व्यवहारिक समझा जा सकता है इसको बिना किसी संदेह के। हम साहित्य कृति को इसके विषय वस्तु के बारे में हम इकाई 6 में पढ़ेंगे। तो यद्यपि कैलहण के इतिहास की असाधारण समझ के कारण यह कृति संस्कृत ग्रंथ लेखन की वंशावली शैली में निहित हुई, यह वास्तविक अर्थों में भारतीय उपमहाद्वीप में लिखा गया प्रथम इतिहास भी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इतिहास में क्या हुआ वो हमें दिखाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हर्ष चरित्र की, जो कि हर्ष चरित्र के जीवन के बारे में हर्ष चरित्र के जीवनी है,
जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। महान पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में है ये ग्रंथ। हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है, औपचारिक जीवन माना जाता है शासक का। सांस्कृतिक गद्य में जीवनी लेखन का अयोध्य रूप था। ये लेखन की एक शैली शुरू की एक चरित्र साहित्य के रूप में जाना जाता है, साथ ही प्रशस्त भी माना जाता है। बाद के कालों में शाही दरबारों में चरित्र यानी कि ऐतिहासिक जीवनियां आम और प्रचलित बन गई। प्रशस्त शैलियों से जुड़े हुए चरित्र साहित्य की घटना इर्द गिर्द घूमती है। ये शासक घटनाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके बारे में समकालीन धारणाएं चरित्र ग्रंथों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें ऐतिहासिक लेखन के आधुनिक मानकों से आंके जाने के बजाय उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखा और समझा जाना चाहिए। संक्षेप में जैसा कि पहले कहा गया है कि चरित्र लेखन का तत्कालीन कारण निश्चित रूप से छोटे भाई और बड़े भाई का प्रतिद्वंदित था द्वारा सिंहासन पर कब्जा कर लेने को वैध ठहराना था। एक ऐसा कार्य जिसे उत्तराधिकारी के नियम को उलट दिया। कश्मीर के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए प्रतिभाशाली और निपुण लेखक बिल्हण ने संरक्षण, रोजगार, धन और प्रोत्साहन की तलाश की। उन्होंने बाद में चालुक्यों के दरबार में एक पद की पेशकश की गई जहां उन्हें विक्रमांक देव चरित्र की रचना की, जिसमें एक राजा अपने बड़े भाई के सिंहासन पर कब्जा करने के एक स्पष्टीकरण था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक वैधता प्राप्त करने का विचार दूर दूर तक फैला हुआ है। इसका अनुमान छोटे राजवंशों पर लिखे वृत्तांत यानी कि वंशावली से लगाया जा सकता है। मालाबार वर्तमान उत्तरी केरल एक क्षेत्र अल्पज्ञात राजवंश पर अतुल का 11वीं शताब्दी में मूल काव्य जिसका पहले उल्लेख किया गया है। इस तरह की वंशावली की शैली, विषय रचना दिलचस्प रूप में सामने आई थी, चाहे वे हिमालय के चंबा राज्य में लिखी गई हो या फिर मालाबार केरल में लिखी गई हो। रचनाएं का उद्देश्य यही होता था कि जो राजसी वंशवादी क्षेत्रीय इतिहास के रूप में उनको सामने लाना, तो इसी वजह से ये महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि इन ग्रंथों में मिथ्यांक भी कभी कभी लगभग एक जैसा ही होता था। इतिवृत्तियां एक वंश या राजा की कितीपाई शुरुआत का पता लगाता था, फिर यह संस्थापक पूर्वजों का उल्लेख करने की दिशा में आगे बढ़ता था, फिर अधिक प्रामाणिक वंशावली इतिहास की ओर बढ़ता था। कहानी में महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु एक राजा की स्थापना को दर्शाते थे, जिसमें स्पष्ट परिवर्तन होते हैं, जैसा और अधिक क्षेत्र खेती की तरह लाए गए हों। एक राजधानी की स्थापना के साथ शाही मंदिर का निर्माण, जो शाही शक्ति का प्रतीक था, उसमें राजा के इष्ट की मूर्ति की स्थापना, राज्य की राजधानी को विभिन्न मार्गों से अन्य स्थानों से जोड़ना, एक प्रशासनिक और नौकरशाही तंत्र, स्थानीय सेना की स्थापना एवं उपस्थिति और शिलालेखों और आधिकारिक संस्करणों को शाही निर्णय और गतिविधियों की घोषणा करना आ जाता है। तो ये सब इन इतिवृत्तियों में लिखा होता था, इन सब घटनाओं के बारे में। इसके अलावा बौद्ध चरित्र की बात कर लेते हैं। अशोक घोष द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में लिखा गया है। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख इसके बारे में अधिक जानकारी देगा, उसके बारे में हम अगली इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। एक राजा के खाके को प्रशस्त उन्हीं राजशाही की अच्छी तरह से स्थापना को दर्शाता है। राजशाही इतनी परिचित नहीं थी।
इसके बाद भी शाही शक्तियों को मान्य और प्रमाणित करने का साधन हो गया था लेखन। तो इस साहित्य योजना को बौद्ध चरित्र में और भी अधिक देखा जा सकता है। विडंबना ये है कि देवपुत्र की कुषाण उपाधि के अलावा जब शासक की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, तब भी देव तत्व के साथ उनका जुड़ाव अधिक मोक्ष था। मध्य एशियाई मूल के राजवंश ने वैष्णव, बौद्ध, जैन जैसी संस्थायी पहचानों और विचारधाराओं को अपनाया, और यह दिलचस्प है कि किसने क्या चुना। तो इसी के बारे में इस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है। अश्वघोष संस्कृत में निपुण थे। यह न केवल अपनी परिधीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बौद्ध जीवियों और साहित्यकारों की भाषा के रूप में विकसित हुई, बल्कि अब यह बौद्ध धर्म पर विचार करने के लिए एक पसंदीदा भाषा भी बन गई। हालांकि स्थानीय भाषा या स्थानीय प्राकृतिक भाषा को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था, लेकिन लोकप्रिय संस्कृति से उच्च संस्कृति यानी कि अभिजात वर्ग और औपचारिक रूप से शिक्षितों की संस्कृति को रेखांकित करने और उसके लोकप्रिय संस्कृति से अलग करने की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो गई। रामचरित्र की अगर हम बात करें तो रामचरित्र पाल शासक रामपाल की जीवनी है, जो कि जीवनी ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें अपने सामंतों और अधीनस्थ शासकों शक्तियों की चतुराई और कूटनीति तरीकों के साथ केवरित विद्रोह, जिसका उद्देश्य पाल विस्तार को रोकना था, उसको खतरे का सामना किया और उसे दबाया। उसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। राजनीतिक घटनाओं के बारे में फिर से बताना उन छोटे मोटे जिम्मेदारियों के विद्रोह को रेखांकित करता प्रतीत होता है, जिन्हें शायद केवृत किसानों को संगठित किया हो। यह रामपाल द्वारा सामंतों और वन प्रमुखों को उनके समर्थन और गठबंधन को सुनिश्चित करने के लिए भव्य उपहार देने की प्रक्रिया का स्पष्ट वर्णन भी करता है। इस ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालने से राजा और उसके अधीनस्थ के बीच संबंध और उनकी सूक्ष्मताओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। हमें अलंकृत साहित्य कृतियों के रूप में काव्य और चरित्र साहित्य की बात करेंगे। हमने जान लिया काव्य साहित्य क्या होता है, चरित्र साहित्य क्या होता है। अब इनकी हम कुछ अलंकृत साहित्य कृतियों के बारे में जान लेते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा वो काव्य साहित्य था, जो हमने पिछली वीडियो में जाना था। चरित्र साहित्य के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। संस्कृत का प्रयोग कर शासक वर्ग या फिर दरबारी लेखकों द्वारा दूसरी शताब्दी CE में किया जाने लगा था। शाही वंश इसको वैभव, धूमधाम, सहयोग और महत्वाकांक्षा को उजागर करने के लिए इसका उपयोग करने लगे थे, जिसमें उन्होंने कविता, गद्य की शैलियों को अलंकृत भी करना शुरू कर दिया। तो इसमें विशेषकर वो कालिदास से ही शुरू हुई होगी। शायद कालिदास के लेखन ने बहुत अधिक प्रभावित होने से संस्कृत कविताओं और गद्यों में अब रूपकों, क्रिया विशेषणों, अलंकारों और कल्पना के लिए रचनात्मक रूपों का भी उपयोग किया जाना सामान्य हो गया। लेखक इसमें परिपूर्ण हो गए। हर्षचरित्र इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। बाणभट्ट द्वारा अलंकृत शैली में यह एक उत्कृष्ट रचना, जो बाद के लेखकों द्वारा अनुकरणकर्ताओं के लिए एक मानक बन गई। उनके संरक्षक हर्ष के प्रारंभिक वर्षों की एक प्रशस्ति है। इसके अलावा हम जान लेते हैं एक ऐतिहासिक परिवर्तन के संकेत के रूप में काव्यों और चरित्रों की भाषा में बदलाव। हमने पहले राजशेखर करमपुरम जरी का संदर्भ दिया था, जिसे प्राकृतिक में लिखा गया था। अगली इकाई में हमने अभिलेखों की भाषा में बदलाव देखा और ऐतिहासिक बदलाव के रूप में भी पढ़ा। अगली इकाई में हम इनके बदलाव के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ जीवनी और काव्य रचनाओं की भाषा में परिवर्तन को स्पष्ट करना प्रासंगिक है।
आप जानते हैं कि मानव युग की प्रारंभिक शताब्दी में संस्कृत बौद्ध और अभिजात वर्ग में संभाषण की भाषा बन गई थी। इस काल में संस्कृत नाटकों की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उच्च और निम्न वर्गों के लोग एक ही भाषा बोलने के रूप में नहीं दिखाया जाता है। इन नाटकों में उच्च हैसियत वाले संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न और अस्पष्ट सामाजिक स्थिति वाले लोग जैसे कि शूद्रक और सभी महिलाएं प्राकृतिक बोलती थीं। इस प्रकार सामाजिक स्थिति और लिंग निर्धारण किया गया था, उसने भाषा के साथ भी जोड़ दिया गया था। हालांकि अपने अधिक लोकप्रिय रूप में संस्कृत में स्थानीय प्राकृतिक के तत्व शामिल थे। भाषीय प्राकृतिक में लेखन की पुरानी परंपरा में लिखी गई थी, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं गाथा सप्तशती, जो कि हाल द्वारा रचित है। इसके अलावा सेतुबंध पर्वतसेन द्वारा रचित है। ऐसे ग्रंथ हैं ये जो बाद में चेंज कर दिए गए थे। गौड़बाहो वाक्यपति द्वारा रचित। इनके विषय आपने पढ़ लेने हैं कि किस विषय पर ये लिखे गए थे। इसके अलावा राजशेखर द्वारा रचित कर्पूरम मंजरी भी ऐसा ही एक काल्पनिक ग्रंथ है, काल्पनिक रचना है, काल्पनिक कथा है। इनके अंदर इनका प्रयोग बहुत कम हो रहा था, किंतु फिर भी ये अपभ्रंश के उदय को बढ़ावा देती हैं। शुरुआत में पश्चिमी भारत में इनकी उत्पत्ति हुई, फिर अन्य क्षेत्रों में भी इनका उपयोग होने लगा। इस तरह भाषीय बदलाव को हम देख सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं के नियंत्रण का प्रयोग तब दिखाई देता है जब स्पष्ट होता है कि शिलालेख संस्कृत के साथ इनका भी उपयोग किया करते थे। जब संस्कृत में इन क्षेत्रीय भाषाओं के पहचाने जाने वाले योग्य तत्व शामिल होते हैं तो कुछ हद तक द्विभाषीवाद को अंकित भी करता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रवासी ब्राह्मणों के लिए द्विभाषीय होने अधिक उपयोगी तथा प्रभावी होता है। विशेषकर प्रायद्वीप क्षेत्र में यह भी हो सकता है कि दरबारी साहित्य की मंडलियां अंत्य क्षेत्रीय होने के कारण मुख्य रूप से संस्कृत का उपयोग कर रही थी, लेकिन स्थानीय प्रकृति के अवयवों और अंशों के बिना नहीं। स्थान के अनुसार भाषाओं की बहुलता को पहचानने की प्रक्रिया से संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच विविधीकरण को स्वीकार कर लिया और उसे भी संस्कृत भाषा का ही हिस्से के रूप में माना जाने लगा। और इसी तरह द्विभाषी के साथ ही क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ। धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और सभी समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा मूल भाषाएं बन गई। साहित्य और कला में कई रचना अभिव्यक्तियों से धीरे धीरे पहचानी गई। नई भाषाएं अक्सर नए विचारों को व्यक्त करती थी। प्राकृतिक संस्कृत की तुलना में लोकप्रिय भाषा बनने लगी। अधिक निकटता से जुड़ते थे लोग प्राकृतिक भाषा के साथ। विमल सूरी के पौमचरियम की रचना की गई थी। इसी भाषा में यह भगवान राम की कहानी जैन संस्करण है। यह ग्रंथ न केवल वाल्मीकि के विचारों से भिन्नता प्रस्तुत करता है, बल्कि रामायण महाकाव्य के लोकप्रिय साहित्य के रूप में उनके प्रयोजन को दोहराने और बढ़ाने का भी कार्य करता है। लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इकाई 3 में हम डिटेल में इसको देखेंगे। रामायण के स्थापित संस्करणों में कम या फिर अधिक हद तक भिन्न हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं एक बार पौमचरित्रम के बारे में। इसके अलावा कुछ और साहित्य हम यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि चरणीय नियुक्तियां और टीकाएं लिखी, जो कि जैनियों के पवित्र ग्रंथों पर भाष्य थी। इसके अलावा संस्कृत रचनाएं आदि पुराण, यश तिलक जैन धार्मिक साहित्य परंपराओं का ही हिस्सा थी। इसके अलावा हमें कुछ आख्यान, इतिहासों और जीवनियों तथा कुछ शाही दरबारों के वृत्तांत की रचना करते हुए धार्मिक ग्रंथ भी मिल जाते हैं।
इसके अलावा हमें कुछ और रचनाएं मिल जाती हैं जो कि 12वीं शताब्दी में हेमचंद और 14वीं शताब्दी में मेरुतुंग जैसे बाद में रचयिताओं के लेखकों द्वारा विस्तृत की गई। इतिहास के साथ आलोचनात्मक व्याख्या और भाष्य को मिलाकर परिष्कृत विद्वता का एक अच्छा उदाहरण हमें देवश्रेय काव्य है। त्रिशिष्टा पर्व और प्रतिबंध चिंतामणि जैसे जैन ग्रंथ प्रबंध शैली में हमें देखने को मिलते हैं। जीवनियों और आत्मकथाओं में महावीर के जीवन, उपदेश और गतिविधियों का महावीर चरित्र जैसे निबंध में शामिल है। ये हमने जान लिया इस पूरे चरित्र साहित्य और काव्य साहित्य के बारे में। डिटेल में हमने इस लेसन को ख़त्म कर लिया है, इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम अलग से आपके लिए वीडियो ले आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। Thank you for watching. Please guys like, subscribe and share.